चैप्टर 32 कंपनी। कुलिन्स का विशाल घर मेहमानों से इतना भरा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति संभवतः आरामदायक नहीं हो सकता था। ये केवल इसलिए सफल रहा क्योंकि कोई भी आगंतुक सोया नहीं था। हालांकि भोजन का समय जोखिम भरा था। हमारी कंपनी ने यथासंभव सहयोग किया। उन्होंने फोक्स और लापुश को पूरी तरह से अलग रखा। केवल राज्य से बाहर शिकार करने के लिए एडवर्ड एक दयालु मेजबान था, बिना किसी झिझक के अपनी कारों को जरूरत पड़ने पर उधार देता था। इस समझौते ने मुझे बहुत असहज कर दिया, हालांकि मैंने खुद को ये बताने की कोशिश की कि वे सभी दुनिया में कहीं न कहीं शिकार कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी हो। जेकब और भी ज्यादा परेशान था। वेयरवुल्फ मानव जीवन की हानि को रोकने के लिए मौजूद थे और यहाँ पैक्स की सीमाओं के बाहर बड़े पैमाने पर हत्या को अनुमति दी जा रही थी। लेकिन इन परिस्थितियों में, जब रनेस्मी गंभीर खतरे में थी, उसने अपना मुंह बंद रखा और पिशाचों की बजाय फर्श को घूरता रहा। मैं इस बात से हैरान था कि आने वाले पिशाचों ने जेकब को कितनी आसानी से स्वीकार कर लिया। एडवर्ड ने जिन समस्याओं का अनुमान लगाया था, वे कभी नहीं हुई। जेकब उन्हें कमोबेश अदृश्य लग रहा था, न कि एक इंसान, लेकिन न ही भोजन। उन्होंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि वे लोग जो पशु प्रेमी नहीं हैं, अपने दोस्तों के पालतू जानवरों के साथ करते हैं। लिया, सेठ, कुल और एम्ब्री को अब सैम के साथ दौड़ने के लिए नियुक्त किया गया था और जेकब भी खुशी खुशी उनके साथ शामिल हो जाता, सिवाय इसके कि वह रनेस्मी से दूर नहीं रह सकता था और रनेस्मी कार्लिसले के दोस्तों के अजीब समूह को आकर्षित करने में व्यस्त थी। हमने डेनाली कोवेन से रेनेस्मी के परिचय के दृश्य को आधा दर्जन बार दोहराया था। सबसे पहले पीटर और चार्लोट के लिए, जिन्हें एलिस और जेस्पर ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए हमारे पास भेज दिया था। एलिस को जानने वाले अधिकांश लोगों की तरह, उन्होंने जानकारी की कमी के बावजूद उसके निर्देशों पर भरोसा किया। एलिस ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो और जेस्पर किस दिशा में जा रहे थे। उसने भविष्य में उनसे फिर कभी मिलने का कोई वादा नहीं किया था। पीटर और चार्लोट में से किसी ने भी कभी अमर बच्चे को नहीं देखा था। हालांकि वे नियम जानते थे, लेकिन उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी कि डेनाली पिशाचों की पहली बार थी। जिज्ञासा ने उन्हें रेनेस्मी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। और बस इतना ही था। अब वे तान्या के परिवार की तरह ही गवाही देने के लिए प्रतिबद्ध थे। कार्लिसले ने आयरलैंड और मिस्र से अपने मित्रों को भेजा था। आयरिश कबीले के लोग पहले पहुंचे और उन्हें मनाना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। सियोभान एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी जिसका विशाल शरीर सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाला था क्योंकि यह सहज उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रहा था। वह नेता थी, लेकिन वो और उसका कठोर चेहरा वाला साथी लियाम लंबे समय से अपने नए कबीले के सदस्य के फैसले पर भरोसा करने के आदी थे। छोटी मैगी अपने उछलते लाल बालों के साथ अन्य दो की तरह शारीरिक रूप से प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन उसके पास ये जानने का उपहार था कि कब उससे झूठ बोला जा रहा है और उसके फैसले को कभी चुनौती नहीं दी गई। मैगी ने घोषणा की कि एडवर्ड ने सच बोला था और इसलिए सियोभान और लियाम ने रेनेस्मी को छूने से पहले ही हमारी कहानी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अमुन और अन्य मिस्री पिशाचों की कहानी एक अलग कहानी थी, यहाँ तक कि जब उसकी मंडली के दो युवा सदस्य बेंजामिन और टिया रेनेस्मी के स्पष्टीकरण से आश्वस्त हो गए, तब भी अमुन ने उसे छूने से इनकार कर दिया और अपनी मंडली को वहां से चले जाने का आदेश दिया। बेंजामिन एक अजीब तरह से खुशमिजाज पिशाच था जो एक लड़के से बमुश्किल बड़ा दिखता था और एक ही समय में पूरी तरह से आश्वस्त और पूरी तरह से लापरवाह दोनों लग रहा था। उसने अमुन को उनके गठबंधन को खत्म करने के बारे में कुछ सूक्ष्म धमकियों के साथ रहने के लिए राजी किया। अमुन रुका, लेकिन रेनेस्मी को छूने से इनकार करता रहा और अपने साथी केबी को भी उसे छूने नहीं दिया। यह एक असंभव समूह लग रहा था। हालांकि मिस्र के सभी लोग एक जैसे दिखते थे, उनके आधी रात के बाल और जैतून के रंग के पीलेपन के साथ, कि वे आसानी से एक जैविक परिवार के रूप में पारित हो सकते थे। अमुन वरिष्ठ सदस्य और मुखर नेता थे। केबी कभी भी अमुन से उसकी छाया से अधिक दूर नहीं गई और मैंने उसे कभी एक भी शब्द बोलते नहीं सुना। बेंजामिन की साथी टिया भी एक शांत महिला थी, हालांकि जब वह बोलती थी तो बहुत अंतर्दृष्टि और
उसने जो कुछ भी कहा उसमें गुरुत्वाकर्षण था। फिर भी ये बेजामिन ही था जिसके इर्द गिर्द वे सभी घूमते हुए लग रहे थे, जैसे कि उसके पास कोई अदृश्य चुंबकत्व था जिस पर बाकी लोग अपने संतुलन के लिए निर्भर थे। मैंने देखा कि एलियजा चौड़ी आंखों से लड़के को घूर रहा था और मान लिया कि बेजामिन में कोई ऐसी प्रतिभा है जो दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करती है। ऐसा नहीं है, एडवर्ड ने मुझे बताया जब हम उस रात अकेले थे। उसका उपहार इतना अनोखा है कि अमुन उसे खोने से डरता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने रेनेस्मी को एरो की जानकारी से दूर रखने की योजना बनाई थी, उसने आह भरी अमुन बेजामिन को एरो के ध्यान से दूर रखता रहा है। अमुन ने बेजामिन को इसलिए बनाया क्योंकि वह जानता था कि वह खास होगा। वह क्या कर सकता है? कुछ ऐसा जो एलिएजर ने पहले कभी नहीं देखा, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, कुछ ऐसा जिसके खिलाफ तुम्हारी ढाल भी कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी टेढ़ी मुस्कान मुझ पर बिखेरी। वह वास्तव में तत्वों को प्रभावित कर सकता है, पृथ्वी, हवा, पानी और आग। सच्चा शारीरिक हेरफेर, मन का कोई भ्रम नहीं। बेजामिन अभी भी इसके साथ प्रयोग कर रहा है और अमुन उसे एक हथियार में ढालने की कोशिश करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बेजामिन कितना आश्रित है। उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तुम्हें वह पसंद है। मैंने उसकी आवाज़ के लहजे से अंदाज़ा लगाया। उसे सही और गलत की बहुत स्पष्ट समझ है। मुझे उसका रवैया पसंद है। अमुन का रवैया कुछ और ही था और वो और केबी अपने आप में ही रहे। हालांकि बेजामिन और टिया डेनाली और आयरिश कोवेंस दोनों के साथ जल्दी ही दोस्त बनने की राह पर थे। हमें उम्मीद थी कि कार्लिसल की वापसी से अमुन के साथ बाकी तनाव कम हो जाएगा। एम्मेट और रोज ने व्यक्तियों को भेजा कार्लिसले के किसी भी खानाबदोश मित्र को जिसे वे खोज सके। गैरेट पहले आया, एक लंबा, दुबला पतला पिशाच जिसकी उत्सुक रूबी आंखें और लंबे रेतीले बाल थे, जिसे उसने चमड़े की डोरी से पीछे बांध रखा था और ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि वह एक साहसी व्यक्ति था। मैंने कल्पना की कि हम प्रस्तुत कर सकते थे। उसे कोई भी चुनौती दी जाती और वो उसे स्वीकार कर लेता, बस खुद को परखने के लिए। वह डेनाली बहनों के साथ जल्दी ही घुल मिल गया, उनकी असामान्य जीवन शैली के बारे में अंतहीन सवाल पूछता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या शाकाहार एक और चुनौती थी जिसे वह आजमाना चाहता था, बस ये देखने के लिए कि क्या वह इसे कर सकता है। मैरी और रंडल भी पहले से ही दोस्त थे, हालांकि वे साथ साथ यात्रा नहीं करते थे। उन्होंने रेनेस्मी की कहानी सुनी और दूसरों की तरह ही गवाह बने रहे। डेनालिस की तरह, उन्होंने सोचा कि अगर वोल्टुरी स्पष्टीकरण के लिए नहीं रुका तो वे क्या करेंगे। तीनों खानाबदोशों ने हमारे साथ खड़े होने के विचार पर विचार किया। बेशक, जेकब हर नए सदस्य के साथ और भी ज्यादा नाराज होता गया। जब वो कर सकता था तो वह अपनी दूरी बनाए रखता था, और जब वह नहीं कर सकता था तो वह रेनेस्मी से बड़बड़ाता था कि अगर कोई उससे उम्मीद करता है कि वह सभी नए खून चूसने वालों के नाम सीधे रखेगा तो किसी को एक इंडेक्स प्रदान करना होगा। कार्लिसले और एस्मे उनके जाने के एक हफ्ते बाद वापस आए, एमिट और रोजली कुछ ही दिनों बाद, और जब वे घर आए तो हम सभी को बेहतर महसूस हुआ। कार्लिसले अपने साथ एक और दोस्त को घर ले आया, हालांकि दोस्त शायद गलत शब्द था। एलिस्टियर एक मानवद्वेषी अंग्रेज पिशाच था जो कार्लिसले को अपना सबसे करीबी परिचित मानता था, हालांकि वह 100 साल में एक बार से ज्यादा बार मिलने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एलिस्टियर को अकेले घूमना बहुत पसंद था और कार्लिसले ने उसे यहाँ लाने के लिए बहुत से लोगों से मदद मांगी थी। वह किसी भी कंपनी से दूर रहता था और यह स्पष्ट था कि उसके पास एकत्रित लोगों में कोई प्रशंसक नहीं था। चिंतित काले बालों वाले पिशाच ने कार्लिसले की बात पर भरोसा कर लिया कि रेनेस्मी की उत्पत्ति के बारे में उसने अमुन की तरह उसे छूने से इनकार कर दिया। एडवर्ड ने कार्लिसले, एस्मे और मुझे बताया कि एलिस्टियर यहाँ आने से डरता था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात का डर था कि इसका नतीजा क्या होगा। वह सभी अधिकारियों पर गहरा संदेह करता था और इसलिए स्वाभाविक रूप से वोल्टुरी पर भी संदेह करता था। अब जो कुछ हो रहा था उससे उसके सभी डर की पुष्टि होती दिख रही थी। बेशक, अब उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ था। हमने उसे एटिचस की पसंदीदा जगह पर खुद से बड़बड़ाते हुए सुना।
इस समय एरो से इसे छिपाने का कोई तरीका नहीं है। सदियों तक भागते रहना, यही इसका मतलब होगा। पिछले दशक में कार्लिसले ने जिनसे भी बात की है, वे सभी उनकी सूची में होंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं खुद इस झंझट में फंस गया। अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करने का ये कितना बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर वोल्टुरी से भागने के बारे में वह सही था, तो कम से कम उसे हम सभी की तुलना में ऐसा करने की अधिक उम्मीद थी। एलिस्टेयर एक ट्रैकर था, हालांकि वह डेमेट्री जितना सटीक और कुशल नहीं था। एलिस्टेयर को बस जो कुछ भी वह खोज रहा था, उसकी ओर एक मायावी खिंचाव महसूस हुआ। लेकिन वह खिंचाव उसे यह बताने के लिए पर्याप्त होगा कि उसे किस दिशा में भागना है, डेमेट्री से विपरीत दिशा में। और फिर अप्रत्याशित मित्रों की एक और जोड़ी अप्रत्याशित रूप से आ पहुंची, क्योंकि न तो कार्लिसले और न ही रोज़ली अमेज़न से संपर्क करने में सक्षम थे। कार्लिसल, दो बहुत लंबी बिल्ली के समान महिलाओं में से लंबी महिला ने उनके आने पर उनका स्वागत किया। वे दोनों ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें फैलाया गया हो, लंबे हाथ और पैर, लंबी उंगलियां, लंबी काली चोटियां और लंबी नाक के साथ लंबे चेहरे। उन्होंने जानवरों की खाल से बनी बनियान और चमड़े की टाई के साथ टाइट फिटिंग पैंट के अलावा कुछ नहीं पहना था। ये सिर्फ उनके सन की कपड़े नहीं थे जो उन्हें जंगली बनाते थे, बल्कि उनके बारे में सब कुछ, उनकी बेचैन लाल आंखों से लेकर उनकी अचानक तेज हरकतों तक। मैंने कभी किसी कम सभ्य पिशाच को नहीं देखा था, लेकिन एलिस ने उन्हें भेजा था, और यह एक दिलचस्प खबर थी, इसे हल्के ढंग से कहें तो। एलिस दक्षिण अमेरिका में क्यों थी? क्योंकि उसने देख लिया था कि कोई भी अन्य व्यक्ति अमेज़न से संपर्क नहीं कर पाएगा। ज़फरीना और सेन्ना, लेकिन काचिरी कहाँ है? कार्लिसले ने पूछा। मैंने तुम तीनों को कभी अलग अलग नहीं देखा। एलिस ने हमें अलग होने के लिए कहा, ज़फरीना ने अपनी जंगली शक्ल से मेल खाती हुई कर्कश, गहरी आवाज में जवाब दिया। एक दूसरे से दूर रहना असहज है, लेकिन एलिस ने हमें भरोसा दिलाया कि तुम्हें हमारी यहाँ ज़रूरत है, जबकि उसे कचेरी की कहीं और बहुत ज़रूरत है। उसने हमें बस इतना ही बताया, सिवाय इसके कि बहुत जल्दी थी। ज़फरीना की बात एक सवाल में बदल गई, और घबराहट के साथ जो कभी दूर नहीं हुई, चाहे मैंने कितनी भी बार ऐसा किया हो, मैं रेनेस्मी को उनसे मिलने के लिए बाहर ले आया। अपने भयंकर रूप के बावजूद, उन्होंने हमारी कहानी को बहुत शांति से सुना, और फिर रेनेस्मी को अपनी बात साबित करने दिया। वे रेनेस्मी से उतने ही प्रभावित थे, जितने कि अन्य पिशाच, लेकिन मैं उनकी तेज, झटकेदार हरकतों को देखकर चिंतित होने से खुद को नहीं रोक पाया, जो उसके इतने करीब थीं। सेन्ना हमेशा ज़ाफरीना के पास रहता था, कभी बोलता नहीं था, लेकिन यह अमून और केबी जैसा नहीं था। केबी का व्यवहार आज्ञाकारी लग रहा था, सेन्ना और ज़ाफरीना एक जीव के दो अंगों की तरह थे, ज़ाफरीना सिर्फ मुखपत्र थी। एलिस के बारे में खबर अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। स्पष्ट रूप से, वह अपने किसी अस्पष्ट मिशन पर थी, क्योंकि उसने एरो द्वारा उसके लिए बनाई गई किसी भी योजना को नज़रअंदाज किया था। एडवर्ड को अमेज़न के साथ होने पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि ज़फरीना बहुत प्रतिभाशाली थी, उसकी प्रतिभा एक बहुत ही खतरनाक आक्रामक हथियार बना सकती थी। ऐसा नहीं है कि एडवर्ड ज़फरीना को युद्ध में हमारे साथ आने के लिए कह रहा था, लेकिन अगर वोल्टुरी ने हमारे गवाहों को देखकर विराम नहीं लिया, तो शायद वे एक अलग तरह के दृश्य के लिए रुक जाते। यह एक बहुत ही सीधा भ्रम है, एडवर्ड ने समझाया जब पता चला कि मैं हमेशा की तरह कुछ भी नहीं देख सकता था। ज़फरीना मेरी इस अचेतनता से चकित और खुश थी। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था, और जब एडवर्ड ने मुझे बताया कि मैं क्या मिस कर रहा था, तो वह बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। एडवर्ड की आंखें थोड़ी सी एकाग्र नहीं थीं, क्योंकि वह आगे बोल रहा था। वह ज्यादातर लोगों को वही दिखा सकती है जो वह चाहती है, और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, अभी मैं एक वर्षावन के बीच में अकेला दिखाई दे रहा हूँ। यह इतना स्पष्ट है कि मैं शायद इस पर विश्वास कर सकता हूँ, सिवाय इस तथ्य के कि मैं अभी भी तुम्हें अपनी बाहों में महसूस कर सकता हूँ। ज़फरीना के होठों पर एक कठोर मुस्कान उभर आई। एक सेकंड बाद, एडवर्ड की नज़र फिर से उस पर केंद्रित हो गई, और वह भी मुस्कुराया। उन्होंने कहा, प्रभावशाली,
रेनेस्मी को ये बातचीत बहुत पसंद आई और वह निडरता से जाफरीना की ओर बढ़ी। क्या मैं देख सकती हूँ? उसने पूछा। आप क्या देखना चाहेंगे? जफरीना ने पूछा। जो तुमने डैडी को दिखाया। जफरीना ने सिर हिलाया और मैं उत्सुकता से रेनेस्मी की आंखों को खाली जगह में घूरता हुआ देख रहा था। एक सेकंड बाद रेनेस्मी की चमकदार मुस्कान ने उसके चेहरे को चमका दिया। और अधिक, उसने आदेश दिया। उसके बाद रेनेस्मी को जाफरीना और उसकी सुंदर तस्वीरों से दूर रखना मुश्किल हो गया। मैं चिंतित था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जाफरीना ऐसी तस्वीरें बनाने में सक्षम थी जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थीं। लेकिन रेनेस्मी के विचारों के माध्यम से मैं स्वयं जाफरीना के दर्शन देख सकता था। वे रेनेस्मी की अपनी यादों की तरह ही स्पष्ट थे, जैसे वे वास्तविक हों, और इस प्रकार मैं स्वयं निर्णय कर सकता था कि वे उपयुक्त थे या नहीं। हालांकि मैंने उसे आसानी से नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि यह अच्छी बात थी कि जाफरीना रेनेस्मी का मनोरंजन कर रही थी। मुझे अपने हाथों की ज़रूरत थी। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कुछ सीखना था, और समय बहुत कम था। लड़ना सीखने का मेरा पहला प्रयास अच्छा नहीं रहा। एडवर्ड ने मुझे करीब 2 सेकंड में जकड़ लिया था, लेकिन मुझे खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने देने के बजाय जो मैं बिल्कुल कर सकती थी, वो उछलकर मुझसे दूर चला गया। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वह अभी भी पत्थर की तरह खड़ा था, उस घास के मैदान की ओर देख रहा था जिसमें हम अभ्यास कर रहे थे। मुझे माफ़ करें, बेला, उन्होंने कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। चलो फिर चलते हैं। मैं नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं कर सकते। हमने अभी अभी शुरुआत की है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, मुझे पता है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं बेहतर नहीं हो सकता। उसने कुछ नहीं कहा। मैं खेल खेल में उस पर झपटा। उसने कोई बचाव नहीं किया और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब मैंने अपने होंठ उसके गले पर दबाए तो वह निश्चल था। मैं जीत गया, मैंने घोषणा की। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। एडवर्ड, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों नहीं सिखाओगे? एक पूरा मिनट बीत गया, तब जाकर वह दोबारा बोला। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमिट और रोज़ली को उतना ही पता है जितना मुझे। तान्या और एलिजा को शायद ज्यादा पता हो। किसी और से पूछो। यह उचित नहीं है। आप इसमें अच्छे हैं। आपने जेस्पर और बाकी सभी से लड़ने से पहले उसकी मदद की थी। मेरी क्यों नहीं? मैंने क्या गलत किया? वो हताश होकर आहें भरने लगा। उसकी आंखें काली थीं, कालेपन को हल्का करने के लिए बमुश्किल ही कोई सुनहरा रंग था। तुम्हें इस तरह से देखना, तुम्हें एक लक्ष्य के रूप में विश्लेषित करना, उन सभी तरीकों को देखना जिनसे मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वह झेप गया। यह मेरे लिए इसे बहुत वास्तविक बनाता है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि इससे वास्तव में कोई फर्क पड़े कि तुम्हारा शिक्षक कौन है। कोई भी तुम्हें मूल बातें सिखा सकता है। मैंने भौहें सिकोड़ी। उसने मेरे मुंह फुलाए हुए निचले होंठ को छुआ और मुस्कुराया। इसके अलावा यह अनावश्यक है। वोल्टुरी रुक जाएगा, उन्हें समझा दिया जाएगा, लेकिन अगर वे नहीं करते हैं, मुझे ये सीखने की जरूरत है। कोई दूसरा शिक्षक ढूंढो। यह इस विषय पर हमारी अंतिम बातचीत नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें उनके निर्णय से 1 इंच भी विचलित नहीं किया। एमिट मदद करने के लिए बहुत इच्छुक था, हालांकि उसकी शिक्षा मुझे सभी खोए हुए लोगों का बदला लेने जैसी लगी। हाथ कुश्ती के मुकाबले, अगर मैं अभी भी चोटिल हो सकता, तो मैं सिर से पैर तक बैंगनी हो जाता। रोज, तान्या और एलिजा सभी धैर्यवान और सहायक थे। उनके पाठों ने मुझे पिछले जून में जेस्पर द्वारा दूसरों को दिए गए लड़ाई के निर्देशों की याद दिला दी, हालांकि वे यादें धुंधली और अस्पष्ट थीं। कुछ आगंतुकों को मेरी शिक्षा मनोरंजक लगी, और कुछ ने सहायता की पेशकश भी की। खानाबदोश गैरेट ने कुछ बार बारी बारी से काम किया। वह आश्चर्यजनक रूप से एक अच्छा शिक्षक था। वह आमतौर पर दूसरों के साथ इतनी आसानी से बातचीत करता था कि मुझे आश्चर्य होता था कि उसने कभी कोई कबीला क्यों नहीं बनाया। मैंने एक बार जफरीना से भी लड़ाई की, जबकि रेनेस्मी जेकब की बाहों से देख रही थी। मैंने कई तरकीबें सीखीं,
लेकिन मैंने फिर कभी उसकी मदद नहीं मांगी। सच में, हालांकि मुझे ज़फरीना बहुत पसंद थी और मुझे पता था कि वो वास्तव में मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जंगली महिला ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपने शिक्षकों से बहुत सी बातें सीखीं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा ज्ञान अभी भी असंभव रूप से बुनियादी था। मुझे नहीं पता था कि मैं एलेक्स और जेन के खिलाफ कितने सेकंड तक टिक पाऊंगा। मैंने केवल यही प्रार्थना की कि यह मदद करने के लिए पर्याप्त हो। दिन के हर मिनट जब मैं रनेस्मी के साथ नहीं होता या लड़ना नहीं सीखता, मैं पिछवाड़े में केट के साथ काम करता रहता, किसी और की रक्षा के लिए अपने दिमाग से बाहर अपनी आंतरिक ढाल को धकेलने की कोशिश करता। एडवर्ड ने मुझे इस प्रशिक्षण में प्रोत्साहित किया। मुझे पता था कि वो उम्मीद करता है कि मैं योगदान देने का एक ऐसा तरीका खोज लूंगा जो मुझे संतुष्ट करे और साथ ही मुझे गोलीबारी की रेखा से दूर रखे। ये बहुत कठिन था। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, काम करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था। मेरे पास केवल मेरी उग्र इच्छा थी कि मैं उपयोगी बनूं, एडवर्ड, रेनेमी और मेरे परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ सुरक्षित रख सकूं। बार बार मैंने खुद से बाहर की अस्पष्ट ढाल को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन केवल फीकी, छिटपुट सफलता मिली। ऐसा लगा जैसे मैं एक अदृश्य रबर बैंड को खींचने के लिए कुश्ती कर रहा था, एक ऐसा बैंड जो किसी भी क्षण ठोस मूर्तता से अवास्तविक धुएं में परिवर्तन। केवल एडवर्ड ही हमारा गिनी पिग बनने को तैयार था, केट से लगातार झटके खाने के लिए, जबकि मैं अपने सिर के अंदरूनी हिस्सों से अक्षमता से जूझ रहा था। हम एक समय में घंटों काम करते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं परिश्रम से पसीने से लथपथ हो जाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा संपूर्ण शरीर मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे रहा था। मेरी थकान पूरी तरह से मानसिक थी। ये देखकर मैं मर गई कि एडवर्ड को ही कष्ट सहना पड़ा। मेरी बाहें बेकार में उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं, जबकि वह केट की कम सेटिंग से बार बार करा रहा था। मैंने अपनी ढाल को हम दोनों के चारों ओर धकेलने की पूरी कोशिश की। हर बार मैं इसे पकड़ लेती और फिर यह फिर से फिसल जाती। मुझे इस प्रथा से नफरत थी और मैं चाहता था कि केट की जगह ज़फरीना मेरी मदद करे। तब एडवर्ड को बस ज़फरीना के भ्रमों को देखना होगा जब तक कि मैं उसे उन्हें देखने से रोक न सकूं। लेकिन केट ने जोर देकर कहा कि मुझे बेहतर प्रेरणा की ज़रूरत है, जिसका मतलब था कि एडवर्ड के दर्द को देखने से मेरी नफरत। मुझे उसके इस दावे पर संदेह होने लगा था कि वह अपनी प्रतिभा के इस्तेमाल को लेकर परपीड़क नहीं थी। मुझे लगा कि वह खुद का आनंद ले रही थी। अरे, एडवर्ड ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अपनी आवाज़ में किसी भी तरह की परेशानी को छिपाने की कोशिश करते हुए। मुझे अभ्यास करने से रोकने के लिए कुछ भी। उसने मुश्किल से डंक मारा। अच्छा काम किया, बेला। मैंने एक गहरी सांस ली और यह समझने की कोशिश की कि मैंने क्या सही किया है। मैंने इलास्टिक बैंड का परीक्षण किया और उसे अपने से दूर खींचते हुए उसे ठोस बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। फिर से, केट, मैंने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। केट ने एडवर्ड के कंधे पर अपनी हथेली रखी। उसने राहत की सांस ली। उस समय कुछ नहीं हुआ। उसने भौहें उठाईं, ये भी कोई नीच बात नहीं थी। अच्छा, मैंने झल्ला कर कहा। तैयार हो जाओ, उसने मुझसे कहा और पुनः एडवर्ड के पास पहुंची। इस बार वह कांप उठा और उसके दांतों के बीच से एक धीमी सांस निकली। सॉरी, 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 मैंने होंठ काटते हुए कहा। मैं ये बात ठीक से क्यों नहीं कह पाया? तुम कमाल का काम कर रही हो, बेला, एडवर्ड ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा। तुम वाकई कुछ ही दिनों से इस पर काम कर रही हो और तुम पहले से ही छिटपुट रूप से प्रोजेक्ट कर रही हो। केट, उसे बताओ कि वो कितना अच्छा काम कर रही है। केट ने अपने होंठ सिकुड़े। मुझे नहीं पता, जाहिर है, उसमें जबरदस्त क्षमता है और हम अभी उसे छूना शुरू ही कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो बेहतर कर सकती है, बस उसमें प्रेरणा की कमी है। मैं अविश्वास से उसे देखता रहा, मेरे होंठ अपने आप ही दांतों से पीछे मुड़ गए। वो कैसे सोच सकती थी कि मेरे सामने एडवर्ड को चौंकाने वाला देखकर मुझमें प्रेरणा की कमी है। मैंने दर्शकों से फुसफुसाहट सुनी जो मेरे अभ्यास के साथ साथ लगातार बढ़ती गई। पहले तो केवल एलिजा, कामिन और तान्या ही थे, लेकिन फिर गैरेट वहां आ गया, फिर बेंजामिन और टिया,
सियोभान और मैगी, और अब तो एलिस्टेयर भी तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे झांक रहा था। दर्शक एडवर्ड से सहमत थे, उन्हें लगा कि मैं पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ। केट, एडवर्ड ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, क्योंकि उसे कुछ नया करने का विचार आया था, लेकिन वह पहले से ही चल रही थी। वह नदी के मोड़ के साथ साथ उस जगह पर पहुंची जहां जफरना, सिन्ना और रेनेस्मी धीरे धीरे चल रहे थे। रेनेस्मी का हाथ जफरना के हाथ में था और वे आगे पीछे तस्वीरें ले रहे थे। जेकब कुछ फीट पीछे से उनका पीछा कर रहा था। नेस्सी, केट ने कहा कि नवागंतुकों ने जल्दी ही यह कष्टप्रद उपनाम अपना लिया था। क्या तुम अपनी माँ की मदद करना चाहोगी? नहीं, मैंने आधे स्वर में कहा। एडवर्ड ने मुझे आश्वस्त करते हुए गले लगाया। मैंने उसे झटक दिया। तभी रेनेस्मी याद से होते हुए मेरे पास आई। उसके पीछे केट, जाफरीना और सेन्ना थे। बिल्कुल नहीं, केट, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। रेनेस्मी ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैंने अपने आप अपनी बाहें खोल दी। वह मेरे कंधे के नीचे अपने सिर को दबाते हुए मुझसे लिपट गई। लेकिन माँ, मैं मदद करना चाहती हूँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उसका हाथ मेरी गर्दन पर टिका हुआ था और हम दोनों की एक टीम की छवि के साथ अपनी इच्छा को और मजबूत कर रही थी। नहीं, मैंने कहा, जल्दी से पीछे हटते हुए। केट ने जानबूझकर मेरी दिशा में कदम बढ़ाया था, उसका हाथ हमारी ओर बढ़ा हुआ था। हमसे दूर रहो, केट, मैंने उसे चेतावनी दी। नहीं, वह आगे बढ़ने लगी। वह एक शिकारी की तरह मुस्कुराई जो अपने शिकार को घेर रहा हो। मैंने रेनेस्मी को इस तरह से खिसकाया कि वह मेरी पीठ से चिपकी हुई थी, फिर भी वह केट की गति से पीछे हट रही थी। अब मेरे हाथ मुक्त थे, और अगर केट चाहती थी कि उसके हाथ उसकी कलाइयों से जुड़े रहें, तो उसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। केट शायद यह नहीं समझ पाई, क्योंकि उन्होंने कभी खुद नहीं जाना कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति क्या जुनून होता है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी दूर जा चुकी थी। मैं इतना क्रोधित था कि मेरी दृष्टि एक अजीब लाल रंग की हो गई और मेरी जीभ जलती हुई धातु की तरह स्वाद ले रही थी। मैं आमतौर पर संयमित रहने के लिए जो ताकत काम करता था, वह मेरी मांसपेशियों में बह रही थी, और मुझे पता था कि अगर उसने मुझे धक्का दिया तो मैं उसे हीरे की तरह कठोर मलबे में कुचल सकता हूँ। क्रोध ने मेरे अस्तित्व के हर पहलू को और भी स्पष्ट रूप से सामने ला दिया। मैं अब अपनी ढाल की लोच को और भी अधिक सटीक रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा महसूस कर सकता था कि यह एक पट्टी नहीं बल्कि एक परत थी, एक पतली फिल्म जिसने मुझे सिर से पैर तक ढक रखा था। क्रोध मेरे शरीर में लहरें मार रहा था, मुझे इसका बेहतर एहसास हो रहा था। इस पर मेरी पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। मैंने इसे अपने चारों ओर, अपने से बाहर फैलाया, रेनेस्मी को पूरी तरह से इसके अंदर लपेट लिया, ताकि अगर केट मेरी सुरक्षा को पार कर जाए तो मैं बच सकूं। केट ने एक और सोच समझकर कदम आगे बढ़ाया, और एक भयंकर गुर्राहट मेरे गले से होते हुए मेरे दांतों के बीच से निकली। सावधान रहो, केट, एडवर्ड ने चेतावनी दी। केट ने एक और कदम बढ़ाया और फिर एक ऐसी गलती की जिसे मैं भी पहचान सकता था। मुझसे बस थोड़ी सी दूरी पर, उसने दूसरी तरफ देखा और अपना ध्यान मुझसे हटाकर एडवर्ड पर लगा लिया। रेनेस्मी मेरी पीठ पर सुरक्षित थी। मैं उछलने के लिए मुड़ा। क्या आप नेस्सी की ओर से कुछ सुन सकते हैं? केट ने उससे पूछा। उसकी आवाज़ शांत और सहज थी। एडवर्ड हमारे बीच की जगह में आ गया और उसने केट से मेरी बात रोक दी। नहीं, कुछ भी नहीं, उसने जवाब दिया। अब बेला को शांत होने के लिए कुछ समय दो, केट। तुम्हें उसे इस तरह से उकसाना नहीं चाहिए। मुझे पता है कि वह अपनी उम्र की नहीं लगती, लेकिन वह सिर्फ कुछ महीने की है। हमारे पास ये सब धीरे से करने का समय नहीं है, एडवर्ड। हमें उसे धकेलना होगा। हमारे पास केवल कुछ सप्ताह हैं और उसमें ये क्षमता है कि 1 मिनट के लिए पीछे हट जाओ, केट। केट ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन एडवर्ड की चेतावनी को उसने मेरी चेतावनी से अधिक गंभीरता से लिया। रेनेस्मी का हाथ मेरी गर्दन पर था। वह केट के हमले को याद कर रही थी। मुझे दिखा रही थी कि कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, कि डैडी इसमें शामिल थे। इससे मुझे शांति नहीं मिली। मैंने जो प्रकाश देखा वह अभी भी लाल रंग से रंगा हुआ लग रहा था, लेकिन मैं खुद पर बेहतर नियंत्रण रख पाया
और मैं केट के शब्दों में समझदारी देख पाया। गुस्से ने मेरी मदद की। मैं दबाव में तेजी से सीखता। इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे ये पसंद आया। केट, मैंने गुर्राहट के साथ कहा। मैंने अपना हाथ एडवर्ड की पीठ के निचले हिस्से पर टिका दिया। मैं अभी भी अपनी ढाल को रेनेस्मी और मेरे चारों ओर एक मजबूत, लचीली चादर की तरह महसूस कर सकता था। मैंने इसे आगे बढ़ाया, एडवर्ड के चारों ओर इसे मजबूती से लपेटा। खिंचावदार कपड़े में किसी दोष का कोई संकेत नहीं था, फटने का कोई खतरा नहीं था। मैं प्रयास करते हुए हौंफने लगा और मेरे शब्द गुस्से के बजाय बेदम लग रहे थे। फिर से मैंने केट से कहा, केवल एडवर्ड। उसने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन आगे बढ़ी और अपनी हथेली एडवर्ड के कंधे पर दबा दी। कुछ नहीं, एडवर्ड ने कहा। मैंने उसकी आवाज में मुस्कुराहट सुनी। और अब? केट ने पूछा। अभी भी कुछ नहीं। और अब? इस बार उसकी आवाज में तनाव था। कुछ भी नहीं। केट ने घुरघुराहट की और दूर हट गई। क्या आप इसे देख सकते हैं? ज़फ़रीना ने अपनी गहरी, जंगली आवाज में पूछा, हम तीनों को गौर से देखते हुए। उसकी अंग्रेजी का उच्चारण अजीब था, उसके शब्द अप्रत्याशित जगहों पर उलझे हुए थे। एडवर्ड ने कहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मुझे नहीं दिखना चाहिए। और तुम, रेनेस्मी? ज़फ़रीना ने पूछा। रेनेस्मी ने ज़ाफ़रीना को देखकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मेरा गुस्सा लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और मैंने अपने दांतों को भींच लिया और तेजी से सांस लेते हुए लोचदार ढाल के खिलाफ धक्का दिया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं इसे जितनी देर तक पकड़े रहा, यह उतना ही भारी होता जा रहा था। ये पीछे की ओर खींचता हुआ अंदर की ओर खींच रहा था। कोई भी घबराए नहीं, ज़फ़रीना ने मुझे देख रहे छोटे से समूह को चेतावनी दी। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कितनी दूर तक जा सकती है। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंककर दंग रह गए। एलिएजा, कामेन, तान्या, गैरेट, बेंजामिन, टिया, सियुभान, मैगी, सभी, सिवाय सेन्ना के, जो ज़ाफ़रीना जो कुछ भी कर रही थी उसके लिए तैयार लग रही थी। बाकी लोगों की आंखें खाली थीं, उनके चेहरे पर बेचैनी थी। जब तुम्हारी दृष्टि वापस आ जाए तो अपना हाथ ऊपर उठाना, ज़फ़रीना ने निर्देश दिया। अब, बेला, देखो तुम कितनों को बचा सकती हो। मेरी सांस उखड़ गई। एडवर्ड और रेनेस्मी के अलावा केट मेरे सबसे करीब थी, लेकिन वह भी लगभग 10 फीट दूर थी। मैंने अपना जबड़ा बंद कर लिया और धक्का दिया, प्रतिरोध करने वाले, लचीले सुरक्षा कवच को खुद से दूर करने की कोशिश की। इंच दर इंच मैंने इसे केट की ओर बढ़ाया, उस प्रतिक्रिया से लड़ते हुए जो मेरे द्वारा प्राप्त हर अंश के साथ वापस लड़ती थी। मैंने काम करते समय केवल केट की चिंतित अभिव्यक्ति देखी, और जब उसकी आंखें झपकती और ध्यान केंद्रित करती, तो मैं राहत से चुपचाप करा उठता। उसने अपना हाथ उठाया। दिलचस्प, एडवर्ड ने धीरे से कहा। यह एक तरफा कांच की तरह है। मैं उनकी सोच को पढ़ सकता हूँ, लेकिन वे इसके पीछे से मुझ तक नहीं पहुँच सकते। और मैं रेनेस्मी को सुन सकता हूँ, हालांकि जब मैं बाहर था तो मैं नहीं सुन सकता था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि केट अब मुझे चौंका सकती है, क्योंकि वह छतरी के नीचे है। मैं अभी भी आपको नहीं सुन सकता। ये कैसे काम करता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या। वो अपने आप में बड़बड़ाता रहा, लेकिन मैं उसके शब्द नहीं सुन सका। मैंने अपने दांत पीस लिए और गैरेट को ढाल देने की कोशिश की, जो केट के सबसे करीब था। उसका हाथ ऊपर आ गया। बहुत बढ़िया, ज़फ़रीना ने मेरी तारीफ की। अब, लेकिन उसने बहुत जल्दी बोल दिया था। एक तेज सांस के साथ, मैंने महसूस किया कि मेरी ढाल एक रबर बैंड की तरह पीछे हट गई है जो बहुत दूर तक खींच गई है और वापस अपने मूल आकार में आ गई है। रेनेस्मी, अनुभवी, पहली बार उस अंधेपन को महसूस करते हुए जो ज़फ़रीना ने दूसरों के लिए बनाया था, वह मेरी पीठ से टकराया। थके हुए, मैंने लोचदार खिंचाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे ढाल को फिर से उसे शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या मुझे 1 मिनट मिल सकता है? मैंने हौंफते हुए कहा। जब से मैं वैम्पायर बना हूँ, मुझे इस पल से पहले एक बार भी आराम करने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। इतना थका हुआ और फिर भी इतना मजबूत महसूस करना बहुत ही परेशान करने वाला था।
बेशक, जफरीना ने कहा, और दर्शक शांत हो गए क्योंकि उसने उन्हें फिर से देखने दिया। केट, गैरेट ने पुकारा जबकि अन्य लोग बड़बड़ा रहे थे और अंधेपन के क्षण से परेशान होकर थोड़ा दूर चले गए। पिशाचों को असुरक्षित महसूस करने की आदत नहीं थी। लंबा, रेतीले बालों वाला गैरेट एकमात्र गैर प्रतिभाशाली अमर था जो मेरे अभ्यास सत्रों के लिए वे आकर्षित लग रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि विज्ञापनदाता के लिए यह आकर्षण क्या था। मैं ऐसा नहीं करूंगा, गैरेट, एडवर्ड ने चेतावनी दी। चेतावनी के बावजूद गैरेट केट की ओर बढ़ता रहा, उसके होंठ अटकलों में सिकुड़े हुए थे। वे कहते हैं कि आप एक पिशाच को उसकी पीठ पर सीधा लिटा सकते हैं। हाँ, उसने सहमति जताई। फिर, एक धूर्त मुस्कान के साथ, उसने अपनी उंगलियां उसकी ओर चंचलता से हिलाईं। उत्सुक, गैरेट ने कंधे उचका दिए। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है कि यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। शायद, केट ने कहा, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। शायद ये सिर्फ कमजोर या जवान लोगों पर ही काम करता है। मुझे पक्का नहीं पता, हालांकि तुम मजबूत दिखते हो। शायद तुम मेरी इस खूबी का सामना कर सको। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, हथेली ऊपर करके स्पष्ट निमंत्रण दिया। उसके होंठ, वो हिल गया, और मुझे पूरा यकीन था कि उसकी गंभीर अभिव्यक्ति उसे धोखा देने का एक प्रयास था। गैरेट ने चुनौती पर मुस्कुराते हुए कहा। बहुत आत्मविश्वास से उसने अपनी तर्जनी से उसकी हथेली को छुआ, और फिर, एक जोरदार सांस के साथ, उसके घुटने मुड़ गए और वह पीछे की ओर गिर गया। उसका सिर ग्रेनाइट के एक टुकड़े से टकराया और एक तेज दरार की आवाज आई। ये देखना चौंकाने वाला था। मेरी सहज प्रवृत्ति एक अमर को इस तरह से अक्षम होते देखने के खिलाफ थी। ये बहुत गलत था। मैंने तुमसे कहा था, एडवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। गैरेट की पलकें कुछ सेकंड के लिए कांप उठीं, और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए केट को देखा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वाह, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें इसमें आनंद आया? उसने संदेह से पूछा। मैं पागल नहीं हूँ, वह हंसा, अपना सिर हिलाते हुए वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा, लेकिन वह तो निश्चित रूप से कोई बात थी। यही तो मैं सुन रहा हूँ। एडवर्ड ने अपनी आंखें घुमाईं। तभी सामने के यार्ड से धीमी आवाज में शोर सुनाई दिया। मैंने कार्लिसले को हैरान आवाजों के बीच बोलते हुए सुना। क्या एलिस ने तुम्हें भेजा है? उसने किसी से पूछा, उसकी आवाज अनिश्चित और थोड़ी परेशान थी। एक और अप्रत्याशित मेहमान। एडवर्ड घर में घुसा और बाकी लोगों ने भी उसकी नकल की। मैं धीरे धीरे उसके पीछे गया, रेनेस्मी अभी भी मेरी पीठ पर बैठी थी। मैंने कार्लिसल को एक पल दिया। उसे नए मेहमान को गर्म करने दे, उसे आने वाले विचार के लिए तैयार करें। मैंने रेनेस्मी को अपनी बाहों में खींच लिया और घर के चारों ओर सावधानी से चलते हुए रसोई के दरवाजे से अंदर गया, और जो मैं नहीं देख पा रहा था उसे सुनता रहा। हमें किसी ने नहीं भेजा, कार्लिसले के सवाल का जवाब एक गहरी फुसफुसाती आवाज ने दिया। मुझे तुरंत एरो और कयस की पुरानी आवाजें याद आ गईं, और मैं रसोई के अंदर ही जम गया। मुझे पता था कि सामने वाले कमरे में भीड़ थी। लगभग सभी लोग नए आगंतुकों से मिलने के लिए अंदर जा चुके थे, लेकिन वहां कोई शोर नहीं था। बस हल्की सांसें चल रही थीं। कार्लिसले ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बातें फैलती हैं, एक अलग आवाज ने उत्तर दिया, जो पहले की तरह ही पंखदार थी। हमने संकेत सुने थे कि वोल्टुरी आपके खिलाफ आगे बढ़ रहा है। ऐसी फुसफुसाहटें थीं कि आप अकेले नहीं खड़े होंगे। जाहिर है, फुसफुसाहटें सच थीं। यह एक प्रभावशाली सभा है। हम वोल्टुरी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। कार्लिसले ने तनावपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। बस एक गलतफहमी हुई है। ये निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर गलतफहमी है, लेकिन हम इसे दूर करने की उम्मीद कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वह गवाह हैं। हमें बस जरूरत है। वोल्टुरी को सुनने के लिए कहा। हमने नहीं किया। हमें इसकी परवाह नहीं कि वे क्या कहते हैं कि तुमने क्या किया, पहली आवाज ने बीच में टोका। और हमें इसकी परवाह नहीं कि तुमने कानून तोड़ा है या नहीं, चाहे कितनी भी घोर निंदा क्यों न हो, दूसरे ने कहा।
हम डेढ़ सहस्राब्दी से इतालवी बदमाशों को चुनौती दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं, पहले ने कहा। अगर कोई संभावना है कि वे गिरेंगे, तो हम इसे देखने के लिए यहाँ होंगे। या फिर उन्हें हराने में मदद करने के लिए, दूसरे ने कहा। वे एक साथ सहजता से बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ें इतनी मिलती जुलती थीं कि कम संवेदनशील कान मान लेते थे कि सिर्फ एक ही वक्ता है। अगर हमें लगता है कि आपके पास सफलता का मौका है। बेला, एडवर्ड ने मुझे कठोर आवाज़ में पुकारा। कृपया रेनेस्मी को यहाँ ले आओ। शायद हमें अपने रोमानियाई आगंतुकों के दावों का परीक्षण करना चाहिए। ये जानना मददगार था कि अगर ये रोमानियन उससे परेशान होते तो दूसरे कमरे में मौजूद आधे पिशाच रेनेस्मी की रक्षा के लिए आगे आते। मुझे उनकी आवाज़ों की आवाज़ या उनके शब्दों में छिपी भयावहता पसंद नहीं आई। जैसे ही मैं कमरे में गया, मैं देख सकता था कि मैं उस आकलन में अकेला नहीं था। ज्यादातर गतिहीन पिशाच शत्रुतापूर्ण आंखों से घूर रहे थे, और कुछ कामिन, तान्या, जफरिना और सेन्ना ने खुद को नए लोगों और रेनेस्मी के बीच रक्षात्मक मुद्रा में बदल लिया। दरवाजे पर खड़े पिशाच दोनों ही दुबले पतले और छोटे कद के थे, एक के बाल काले थे और दूसरे के बाल इतने भूरे थे कि वे हल्के भूरे रंग के लग रहे थे। उनकी त्वचा पर वोल्टुरी जैसा ही पाउडर जैसा रंग था, हालांकि मुझे लगा कि यह इतना स्पष्ट नहीं था। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सका, क्योंकि मैंने वोल्टुरी को कभी भी मानवीय आंखों के अलावा नहीं देखा था। मैं एक आदर्श तुलना नहीं कर सका। उनकी तीखी, संकीर्ण आंखें गहरे बरगंडी रंग की थीं, जिनमें कोई दूधिया फिल्म नहीं थी। उन्होंने बहुत ही साधारण काले कपड़े पहने थे जो आधुनिक लग सकते थे लेकिन पुराने डिज़ाइन का संकेत देते थे। जब मैं नज़र में आया तो वह काला आदमी मुस्कुराया। अच्छा, कार्लिस्ले, तुम शरारती रहे हो, है न? वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो, स्टीफन। और हमें किसी भी तरह से कोई परवाह नहीं है, गोरी ने जवाब दिया। जैसा कि हमने पहले कहा था। तो फिर आप देख सकते हैं, व्लादिमीर, लेकिन वोल्टुरी को चुनौती देना निश्चित रूप से हमारी योजना नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा था। तो फिर हम बस अपनी उंगलियां पार कर लेंगे, स्टीफन ने शुरू किया। और आशा है कि हम भाग्यशाली होंगे, व्लादिमीर ने अपनी बात समाप्त की। अंत में, हमने 17 गवाहों को एक साथ इकट्ठा किया। आयरिश, सियोभान, लियाम और मैगी, मिस्रवासी, अमुन, केबी, बेजामिन और टिया, अमेजन, जफरीना और सेन्ना, रोमानियाई, व्लादिमीर और स्टीफन, और खाना बदोश, शार्लोट और पीटर, गैरेट, एलिस्टेया, मैरी और रंडल हमारे 11 सदस्यों के परिवार का पूरक बनने के लिए। तान्या, केट, एलिजा और कामिन ने हमारे परिवार का हिस्सा माने जाने पर जोर दिया। वोल्टुरी के अलावा, ये संभवतः अमर इतिहास में परिपक्व पिशाचों की सबसे बड़ी मैत्रीपूर्ण सभा थी। हम सभी को थोड़ी बहुत उम्मीद होने लगी थी। मैं भी इसे रोक नहीं सका। रेनेस्मी ने इतने कम समय में इतने सारे लोगों का दिल जीत लिया था। वोल्टुरी को बस एक पल के लिए ही सुनना था। बचे हुए आखिरी 2 रोमानियाई लोगों ने केवल उन लोगों के प्रति अपनी कटु नाराजगी पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने 1500 साल पहले उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। उन्होंने सब कुछ सहजता से लिया। वे रेनेस्मी को छूना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसके प्रति कोई घृणा नहीं दिखाई। वे वेयरवुल्फ के साथ हमारे गठबंधन से रहस्यमय तरीके से प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने मुझे जफरना और केट के साथ अपनी ढाल का अभ्यास करते देखा, एडवर्ड को अनकहे सवालों के जवाब देते देखा, बेजामिन को नदी से पानी के गीजर या शांत हवा से हवा के तेज झोंके सिर्फ अपने दिमाग से खींचते देखा, और उनकी आंखें इस प्रबल आशा से चमक उठी कि वोल्टुरी को आखिरकार उनका मुकाबला मिल गया है। हम एक जैसी चीजों की आशा नहीं करते थे, लेकिन हम सभी को आशा थी।